हेलो गाइस, दिस इज़ पीयूष योर वंडरर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की। फाइनेंस से रिलेटेड है। ये एक फाइनेंस सीरीज़ है जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सक्सेस सीरीज़ के साथ ही कर रहा हूँ मैं। तो ये आप उनसे शेयर करिएगा जो जिनकी अभी नई नई जॉब लगी है और आपके परिवार में अभी नए लड़के हैं, जॉब ज्वाइन कर रहे हैं और एक एक्साइटमेंट अलग ही रहती है खुद के दम पे जॉब लगने का। मैं जानता हूँ कि जब किसी की जॉब लगती है तो फैमिली में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एकदम से वो जिस बंदे की जॉब लगी होती है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है फैमिली में, है ना। और ये जिसकी जॉब लगेगी ना वो पक्का ऑब्जर्व करेगा। जब तुम्हारे पास पैसा आता है ना क्रेडिट होके, तुम जब घर जाते हो तो एक अलग सी इज्जत मिलती है। क्योंकि मुझे भी मिली थी। पहले कोई इज्जत नहीं करता था, बोलता था मतलब ऐसे ही है, टहलता रहता है बस, है ना। टाइम पास और फुकरा टाइप का। बट जब भाई पैसे आ गए हाथ में तो घर के लिए कुछ चीज़ें ले आया। तो मैं मतलब जब मेरे पास थोड़ी मतलब सैलरी आ गई थी पर इतने पैसे नहीं थे कि कुछ ख़रीदा जा सके ज़्यादा। पर जब थोड़ी सी बड़ी मैंने सेविंग्स की तो घर के लिए मैं सोफ़े लेके गया, डाइनिंग क्या बोलते हैं, पूरी डाइनिंग टेबल मस्त नई सी लेके गया, महंगा सोफ़ा, मतलब 60-60 हज़ार रुपये का मैंने सोफ़ा ले डाला सर, समझ रहे हो। फिर उसके बाद मैंने घर के लिए क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन ख़रीदी, बॉश वाली, है ना। तो और वो भी मेरा जो घर है वो एक्चुअली गांव इन्वायरमेंट में है, वहाँ के हिसाब से वो बहुत मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक है वो। तो अपने एक अलग फ़ील आती है और घर वाले इज्जत देते कि भाई ये सब सामान दे रहा है, ये है वो है। तो भाई ये एक अच्छी फीलिंग है। तो अब मैं बताऊंगा, अब मुद्दे पे आते हैं। ये सब तो बकवास हो गई, इसको तो स्किप भी कर सकते हैं। पर ठीक है, मैं बता रहा था मेरे साथ जो हुआ, मेरी फीलिंग्स में शेयर कर रहा था। तो इसमें मेनली क्या करना है, जिन बच्चों की भी जॉब लग रही है, नए लोगों को, उनको कुछ काम करने हैं। पॉइंट वाइज मैं बात कर लूँगा, है ना। तो वो आप ज़रूर करिए सो दैट फाइनेंशियली जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को कभी ना आए। मैं हमेशा यहाँ पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने फेस किया है मेरे साथ, और ताकि उसका मैं सोल्यूशन आपको पहले से बता दूँ तो यू गाइस आर नॉट गोइंग टू फेस दोज प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सेविंग्स अकाउंट तो हो गई जिसमें तुम सैलरी लोगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पैसा कहाँ से लोगे तुम भाई, हैं। है ना। तो सेविंग अकाउंट एक होगा तुम्हारा, तुम्हें एक और खोलना है, ठीक है। ये सबसे मिनिमम चीज़ है जो करनी है, मस्ट डू वाली चीज़ें हैं। तो एक और सेविंग अकाउंट खोलो। मान लो तुम्हारी सैलरी आती है एसबीआई में, तो तुम अपना दूसरे किसी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अकाउंट खोल सकते हो, अगर सिर्फ पीएसयू में खोलना है। अगर प्राइवेट बैंक में खोलना है तो आईसीआई या एचडीएफसी में किसी में खोल सकते हो। करंट सिनेरियो में बता रहा हूँ, इंडिया में ये दो बेस्ट है। कोटक भी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है, पर एचडीएफसी आईसीआई काफ़ी बढ़िया है। तो आप दो मिनिमम अकाउंट रखो, एक में सैलरी आनी चाहिए आपकी और एक में आपको क्या करना है, जो आपकी जब सैलरी क्रेडिट होती है आपको कुछ सर्टेन अमाउंट आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, उसमें डाल देना है, ठीक है। जो हमेशा एक रूल रहता है कि सेविंग्स फर्स्ट एंड देन स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर जो भी करना है। तो सेविंग सबसे पहले करो। एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लो 100 रुपये क्रेडिट हुए आपके पास, ठीक है। 50 रुपये आप उठाओ अपने उस सेकंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो और बाकी के जो 50 रुपये हैं उनको फिर खर्च करना स्टार्ट करो। सो दैट क्या होगा, और कोशिश ये करो कि जो दूसरा अकाउंट है ना उससे तुम जल्दी निकाल ना सको, ऐसा कुछ रखो। उसका एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए, उसमें नेट बैंकिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, एटीएम रख लो, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और नेट बैंकिंग मत रखो कि तुरंत खुला गूगल पे से, या फिर अटैच मत करो उसको। या फिर नेट बैंकिंग रखो इसलिए कि इमरजेंसी में तुम ट्रांसफ़र कर सको, ठीक है। बट उसको किसी यूपीआई से ऐड मत करो कि तुम उसी से खर्च कर डाल रहे हो। सो दैट इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि उसमें क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट उससे नहीं होना चाहिए। तो वो एक सेविंग्स का काम करेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड सबसे पहले बनाओ, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ों पे काम करो। इमरजेंसी फंड तुम्हारी रिस्क के हिसाब से हो सकता है। कुछ लोग 3 महीने का रखते हैं, कुछ लोग 6 महीने का रखते हैं। तो जैसे जनरली मैं 6 महीने का लेके चलता हूँ। मेरा इमरजेंसी फंड 6 महीने का है। 6 महीने अगर मेरी सैलरी नहीं आएगी तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इमरजेंसी फ़ंड बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसमें इमरजेंसी फ़ंड बन जाएगा ऐसे। 100 रुपये आए, 50 उधर डाले, 50 लिए उससे अपना खर्च कर डाला, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इमरजेंसी फ़ंड। ये पहली चीज़ थी सेविंग अकाउंट वाली। अब इसी चीज़ में दूसरी चीज़ है, तुम्हें पीपीएफ अकाउंट खोलना है अपना सबसे पहले। क्योंकि पीपीएफ अकाउंट इकलौता ऐसा अकाउंट होता है जिस पे अभी कोई भी अगर कोई कोर्ट केस होता है, कुछ होता है, तो तुमसे कोई ले नहीं सकता पैसा। उस पर कोई कभी कोर्ट कभी उसको सीज़ नहीं कर सकती, है ना। तो पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख की लिमिट होती है। मतलब आप महीने का कुछ 12 या 11 हज़ार ऐसा कुछ अमाउंट जाएगा, कैलकुलेट कर लेना अपना, और वो डालते रहो और वो अपना जाता रहेगा पीपीएफ में। और अगर एटीसी की बात की जाए तो उसमें भी आपको रिबेट मिलती है उसमें, है ना, ओल्ड उसके हिसाब से, ओल्ड टैक्सेशन के हिसाब से। तो पीपीएफ हो गया सेकंड वाला। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है तुम्हारा शेयर मार्केट हो गया, ठीक है। वो लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, पर ऐसे डरने की कोई भी बात नहीं है। बहुत ही सिंपल और टेस्टेड फंडा है, ठीक है। जिससे डरोगे जिस चीज़ से वो और डराएगी, ठीक है। तो डर का सामना करो और डीपीओ
है ना। तो ड्यू पी के करो तो उसमें क्या रहता है, इक्विटी रहता है तुम्हारा, ठीक है, डेप्थ रहता है, कमोडिटीज़ रहती हैं, वही ज़ीरोधा, स्टॉक, शेयर खान, ये सब इसके वो हैं एक तरीके से ऐप्स हैं, और भी बहुत सारे ग्रो के ऐप हैं, ये सब पता होगा आपको। तो शेयर मार्केट में आप तीसरा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। नहीं है तो ये एक अपना लूप होल है एजुकेशन सिस्टम में कि फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं दी जाती हम लोगों को 12th तक। कॉमर्स वाले बड़े बच्चे पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत 11th-12th में या पहले भी, बट हम लोगों को नहीं दी जाती, हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डर बना रहता है। पर आजकल की डेट में सब लोग अवेयर हैं तो डर थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स थोड़ा बहुत अपने जो छोटे वाले हैं वो भी अवेयर कर रहे हैं आप लोगों को, तो डर ख़त्म हो रहा है। तो इसी में मेरी ये मेहनत है कि ये डर बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो शेयर मार्केट को जितना पढ़ोगे, उसको जितना सामना करोगे, उतना डर ख़त्म हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है, ठीक है, बाई और सेल ये सबको आता है, ठीक है, हर सब ने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ख़रीदा बेचा है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। चौथा होता है टर्म इंश्योरेंस, जो कि आपको जैसे ही आपकी जॉब लगे, सैलरी क्रेडिट हो, आपके 1-2 महीने में आपको ले लेना चाहिए। जितनी जल्दी लोगे उतना कम प्रीमियम और हाई आपका क्या बोलते हैं कवर रहेगा उसमें, ठीक है। वो भी देख लेना, टर्म इंश्योरेंस का बेस्ट रहता है। पर सिंपल सिर्फ वो टर्म इंश्योरेंस लेना, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स टाइप का मत लेना कि ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें हम ये भी दे देते हैं तुम्हें एक्स्ट्रा ये भी कवर हो जाएगा, क्रिटिकल भी कवर हो जाएगा, वैसा वाला मत लेना। आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म इंश्योरेंस डायरेक्ट 1 करोड़ का, 50 लाख का, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, बट नो मिक्सिंग। फिर इसमें अगला है हेल्थ इंश्योरेंस। आज की डेट में जैसे हम लोग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सबकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, ठीक है, और एकदम से जब कि कोई इंपॉर्टेंट बंदा जैसे हो जाता है, जैसे मेरी दादी के केस में था, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, तुम्हें करना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से होगा, एकदम से सेविंग्स सारी चली जाती हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गई। फिर सेविंग्स जब ख़त्म हो जाती हैं तो सबके पास क्या बचता है, घर बचता है, लैंड बचता है, वो बेचता है, रिलेटिव के पास जाता है पैसे। अगर वो भी नहीं होता फिर पर्सनल फाइनेंस वाले लफड़े में फंसता है, पर्सनल लोन लेता है और उसकी गलत साइकिल में फंसता है। तो कहीं ना कहीं जा करके पहले से प्रिपेयर रहो, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। सिंपल से बहुत सारे हैं, स्टार हेल्थ का रहता है, ठीक है, और इसका बूपा मैक्स का रहता है। इन लोगों के ऐड भी आते होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे, पॉलिसी बाज़ार, इन सब में, बैंक बाज़ार में जा करके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट है लेना, आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अपनी फैमिली को जितना कवर्ड रखोगे उतना पीस ऑफ माइंड रहोगे आप। तो ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बाद फिर थोड़े से रिस्क वाले जो है वो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा रिस्क भी लेना बनता है ना। वो कहता है ना उसमें कि क्या बोलते हैं, रिस्क है तो इश्क है, वही वाली बात है। तो रिस्क है तो इश्क वाली चीज़ यहाँ पे भी लगती है। अब जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे क्रिप्टो आ जाते हैं, बिटकॉइंस आ जाते हैं, और जो भी नई टाइप की जो बूमिंग चीज़ें हो रही हैं जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो उसमें आप थोड़ा पैसा डाल सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप क्या बोलते हैं बिल्कुल ही गेम से बाहर रहो, गेम खेलना चाहिए, ठीक है। छोटे लेवल का गेम खेलो, इसमें ज़्यादा रिस्क मतलब ये सोचो कि हाँ मैंने पैसे डाल दिया, मैं भूल गया, ठीक है, उस हिसाब से। तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद आता है अपना टेस्टेड एंड फंडा वाला, रियल स्टेट में जब आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हो जाएँ, पहली महीने की सैलरी में तो कुछ खरीद नहीं पाओगे, है ना, पर थोड़ा रियल स्टेट के लिए भी अपना आप सेविंग करते रहो, कुछ अपनी क्या बोलते हैं फंड्स बना लो छोटे छोटे, जहाँ पे डिसिप्लिन वे में आपको सेव करते रहो। और रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि भाई ज़मीनें जो हैं उनके रेट बढ़ते ही हैं, कभी कम होते नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जब आपकी जॉब लग जाए, ओके। तो जो भी मेरे भाई बंधु लोग हैं जिनकी जॉब लग रही हैं और जो काम में आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेलकम है कि आप भी इस वर्ल्ड का पार्ट हो रहे हैं। अब आप भी टैक्स देंगे है ना, क्योंकि क्या बोलते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग टैक्स देते हैं तो जिससे वो क्या बोलते हैं देश के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन होता है ना, एक अच्छी चीज़ है, सबको टैक्स पे करना चाहिए। तो अभी मैं वीडियो ITR पे भी बनाऊंगा, ITR आने वाला है, मैं थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आसान भाषा में आप लोगों को समझा दूंगा। और बस फिर उसके बाद भैया बताना जिसकी जॉब जहाँ पे लगे कमेंट सेक्शन में कि वो कैसे क्या इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर कोई और अच्छी उनके पास ऑप्शंस हैं जिस पे लोग कर सकते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताओ, तो बाकी लोग भी सीख सकें। ओके, तो दिस इज़ पीयूष साइनिंग ऑफ एंड लव यू ऑल, जय हिंद।